अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन चल रहा हमारा। और पिछली वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर की दो डेरिवेशन जो थी वो परफॉर्म की थी, जो कि वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड एंड विद डेप्थ थी। और फिर आज की इस वीडियो के अंदर जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड दो टॉपिक्स जो हैं वो आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं, और दोनों के दोनों टॉपिक्स जो हैं वो हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो आपके पास वेटलेसनेस का केस है, वेटलेसनेस का केस है, इसको समझेंगे। और फिर इसके बाद यही वाली जो प्रॉब्लम है जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स या फिर जो भी साइंटिस्ट वगैरह सैटेलाइट के अंदर काम कर रहे होते हैं वो ये वाली कंडीशन को, ये वाली स्टेट को जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। और इसी को टैकल करने के लिए जो हमारे पास साइंटिस्ट ने एक हल निकाला जिसे हम लोग आर्टिफिशियल ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है, इसका कॉन्सेप्ट भी है और इसकी डेरिवेशन भी है। मतलब एक वैल्यू निकाल के बतानी होती है कि कितनी वैल्यू के ऊपर कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग सैटेलाइट को घुमाएं तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो क्रिएट हो सकती है उस सैटेलाइट के अंदर। तो इसकी जो डेरिवेशन है वो भी आज की हम लोग इस वीडियो के अंदर जो है वो परफॉर्म करेंगे। पहले इस वाले केस को समझेंगे, इस स्टेट को समझेंगे कि वेटलेसनेस क्या होता है और कैसे जो है वो हमारे पास जो सैटेलाइट के अंदर साइंटिस्ट वगैरह या एस्ट्रोनॉट वगैरह जो काम कर रहे होते हैं उनको किस तरह से ये फील हो रहा होता है। इसको समझने के लिए एक हम लोग जो है वो एलिवेटर का केस जो है वो सपोज करेंगे, और उसके बाद जो है वो हमें ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो स्टेट है वो समझ में आएगी। और फिर उसके बाद ये जो डेरिवेशन है ये भी हम लोग आज की इसी वीडियो के अंदर जो है वो परफॉर्म करेंगे। और ये दोनों चीज़ें पढ़ने के बाद, ये दोनों चीज़ें जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 6 है ग्रेविटेशन, इसकी थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, लेक्चर नंबर जो है वो हमारे पास ये 3 है। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि आज की जो वीडियो है वो इस चैप्टर की थ्योरी की आखिरी वीडियो होगी, जिसके बाद फिर हम लोग प्रॉब्लम्स की तरफ जो है बढ़ेंगे। अच्छा, अब अगर वेटलेसनेस की थोड़ी सी बात की जाए, सबसे पहले हमारा जो केस है वो वेटलेसनेस इन सैटेलाइट है। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा या अभी भी आप लोग जो है वो सर्च करके देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, सैटेलाइट लाइफ एट सैटेलाइट, ये यूट्यूब के ऊपर कीवर्ड जो है वो आप लोगों ने लिखने, और आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट्री, एक नहीं बल्कि बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ जो है मिल जाएंगी नासा की तरफ से भी, और वैसे भी जो है वो जितने एस्ट्रोनॉट वगैरह वहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो उन्होंने अपलोड की हुई है अपने चैनल्स के ऊपर। तो वहाँ पे आप लोग क्या देखोगे कि सैटेलाइट के अंदर जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं या फिर जितने भी साइंटिस्ट वगैरह जो काम कर रहे हैं वो इस तरह से तैर रहे होते हैं, उनको अपना वेट जो है वो फील नहीं हो रहा होता। तो ऐसा क्यों है? अगर हम लोग देखें तो सैटेलाइट को इतनी ज़्यादा दूर तो नहीं है अर्थ से। वेटलेसनेस क्या होती है, फिर क्यों होती है? सबसे पहले तो अगर हम लोग ये देखें कि अगर ये हमारे पास जो है वो अर्थ है, ठीक है, तो सैटेलाइट तकरीबन कोई 400-500 किलोमीटर या फिर मतलब इतने ही डिस्टेंस के ऊपर मौजूद होती है, और अर्थ को इस तरह से जो है वो ऑर्बिट कर रही होती है जैसे मून ऑर्बिट करता है। इसलिए इसको हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बोलते हैं। नेचुरल सैटेलाइट जो है हमारे पास मून है जो कि काफ़ी अच्छा खासा दूर होता है, और अर्थ को जो है वो हमारी ऑर्बिट कर रहा होता है, ये सबको पता है। और जो हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो हम लोगों ने खुद स्पेस के अंदर भेजी हुई हैं वो भी इसी तरह से ऑर्बिट कर रही होती हैं अर्थ को, लेकिन वो इतने ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर नहीं होती। मतलब इतने डिस्टेंस के ऊपर भी ग्रेविटी की या फिर जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बॉडीज़ के ऊपर एक्ट कर रही होती है। थोड़ा सा ही फ़र्क आता है। जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा कि आप जैसे जैसे अर्थ से दूर जाते जाओगे तो जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा कम तो नहीं होती ना कि यहाँ पे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। मतलब ऐसा नहीं होता कि जो सैटेलाइट यहाँ पे ऑर्बिट कर रही है इस अर्थ को, उसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही नहीं रही, उसके ऊपर लग रही होती है। और यहाँ पे जब ये ऑर्बिट कर रही होती है तो इसके अंदर जितने बंदे हैं वो वेटलेसनेस को जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। ये आप लोगों को वीडियो के अंदर जो है वो काफ़ी आसानी से जो है वो देखने को मिलेगा कि उसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से तैर रही होती हैं और वेटलेस होती हैं। और ये चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है कि बॉडीज़ इन सैटेलाइट, जो भी चीज़ें जो है हमारे पास बॉडीज़ सैटेलाइट के अंदर मौजूद होती हैं वो क्या फील करती है? फील देमसेल्व्स वेटलेस। वो खुद को वेटलेस फील कर रही होती हैं।
टू प्रूव वेटलेसनेस इन सैटेलाइट वी कंसिडर अ केस ऑफ अ बॉडी इन एलिवेटर। अच्छा, ये जो वेटलेसनेस की हमारे पास कॉन्सेप्ट है, वेटलेसनेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग वीडियो देखोगे तो उसके अंदर भी आप लोगों को जो समझ में आ जाएगा, दिखेगा सिर्फ कि जितनी भी बॉडीज़ हैं जो सैटेलाइट के अंदर मौजूद हैं वो वेटलेस हो जाती हैं, मतलब तैर रही होती हैं इस तरह से। तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और वेटलेसनेस होती क्या है, कैसे जो है वो हम लोग इसको समझ सकते हैं, उसे प्रूफ करने के लिए, उसे समझने के लिए हमने क्या किया है कि एक जो है वो केस कंसिडर किया है एक बॉडी का जो कि एलिवेटर के अंदर मौजूद है, और उस केस को यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। अब हम लोग समझते हैं कि वेटलेसनेस होता क्या है और किस तरह से जो है वो हमारे पास जो बॉडीज़ हैं वो वेटलेस हुई भी होती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर। और आखिर में जो है उसके ऊपर थोड़ी सी हम लोग और भी बात कर लेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों का बनाना है। अच्छा, सबसे पहले अगर इस डायग्राम को समझें या फिर इस केस को समझें कि एक बॉडी है जो एलिवेटर के अंदर मौजूद है, इसके हम लोग केसेस को जो है वो स्टडी कर रहे हैं, जिसके बाद हमें वेटलेसनेस का जो है वो केस या फिर वेटलेसनेस की जो स्टेट है उसके बारे में पता लगेगा। तो सपोज़ करो हमारे पास एक एलिवेटर है जिसके अंदर हमने जो है वो एक ब्लॉक को सस्पेंड किया हुआ है बाय द मीन ऑफ ये आपके पास जो है वो स्ट्रिंग या फिर किसी थ्रेड से इसको जो है सस्पेंड किया हुआ है इसकी सीलिंग से। मतलब ये आपके पास जो है वो एलिवेटर की सीलिंग है, रूफ है, या फिर आसान वर्डिंग के अंदर छत है, और इस छत से हमने जो है वो एक कुंडा लगाया और कुंडे के साथ यहाँ पे जो है वो एक वेट बैलेंस भी लगा दिया, वेट मेजर करने के लिए इसका, इस क्या बोलते हैं ब्लॉक का, और इस ब्लॉक को जो है वो अटैच कर दिया इस वाले मीटर के साथ। समझ लो ये मीटर है जो आप लोगों ने कबाड़ी वगैरह के पास भी देखा होगा कि वो यहाँ पे जो है एक कुंडे के ऊपर जो है वेट लगाते हैं और दूसरे हाथ से जो है वो उन्होंने पकड़ा हुआ होता है, सपोर्ट दी हुई होती है, और हमें जो है वो नज़र आ रहा होता है, जो वेट होता है वो इस तरह से सुई से नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने कुछ इस तरह से किया हुआ है, और आप जो है यहाँ पे खड़े हो, इसी एलिवेटर के अंदर खड़े हुए हो और इसके वेट को जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हो। सबसे पहले ये केसेस स्टार्ट करने से पहले आपको वेट का जो है वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वेट जो हम लोग मेजर कर रहे होते हैं वो किस तरह से वैल्यू दे रहा होता है। वेट जो आप लोग मेजर कर रहे होते हो, वेट क्या है? वेट एक फोर्स है जो अर्थ लगा रही होती है बॉडीज़ के ऊपर, उन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए, उन्हें अपनी सरफेस की तरफ जो है वो खींचने के लिए। वेट की डेफिनेशन यही है। और हम लोग वेट को मेजर किस तरह से करते हैं? फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास जो है वो एक तराजू है या फिर एक जो है वो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है जो वेट को जो है वो मेजर करता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का आपने जो है वो दुकानों पे देखा होगा। ये आपके पास जो है वो यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई होती है जिसके ऊपर नंबर आ रहा होता है, और यहाँ पे आप जो है वो वाली चीज़ रखते हो। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर हम लोग कोई चीज़ रखें, फ़र्ज़ करो कि मैंने एक जो है ब्लॉक रख दिया, तो ये वेट किस तरह से मेजर करके देगा मुझे? सबसे पहले तो इस बॉडी का या फिर इस ब्लॉक का जो है वेट होगा जो कि नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, ये वेट की फोर्स है, आपको यही वाली फोर्स जो है मेजर करनी है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है या फिर जितने भी इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, वो किस तरह से वेट को मेजर करते हैं? अब हमें पता है कि ये वाला जो आपके पास ब्लॉक है जिसका वेट का फोर्स है वो नीचे की तरफ जो है एक्ट कर रहा है, और ये जो हमने मशीन बनाई हुई है, इस मशीन की जो सरफेस है वो इस ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएगी, ये भी सबको पता है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक फ़ोर्स लगाएगी जिसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। इस सरफेस के ऊपर अगर आपने एक ब्लॉक रखा है तो ये जो सरफेस है इस मशीन की, ये इसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएगी, वेट की फोर्स के बराबर, मतलब इसको बैलेंस करने के लिए एक फ़ोर्स लगाएगी। ये आर वाली फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन वाली फोर्स, और जो डब्ल्यू वाली फोर्स है ये बराबर होती है, ये सबको पता है। तो ये वाली जो आर वाली फोर्स है, इसी को मेजर करते हुए ये हमारे पास जो स्क्रीन है इसके ऊपर वेट आएगा उसका कि जितना भी है, अगर ये 10 kg का है या 15 kg का है या फिर जितने भी kg का है, हमें यहाँ पे जो नज़र आ रहा होता है। क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो नीचे की तरफ खिंच रहा होता है, उसकी वेट की फोर्स नीचे की तरफ जा रही होती है, और ये जो सरफेस होती है इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रही होती है, और यही जो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रही होती है उससे हमें जो ये पता लग रहा होता है कि इसका वेट कितना है। इसी तरह अगर हम लोग जो है वो ये वाला देख लें, स्प्रिंग वाला, जो हमारे पास मेजर करने के लिए आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर जो एनालॉग होता है, जिसके अंदर जो है वो इस तरह की एक सुई लगी हुई होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये वेट आप जो है वो यहाँ पे लगाते हो, जो कि नीचे की तरफ उसका वेट जो है एक्ट कर रहा होता है इस ब्लॉक का, और एक अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स जो है वो यहाँ पे जनरेट होती है जिसे हम लोग टेंशन की फोर्स बोलते हैं। इन द केस ऑफ स्ट्रिंग सबको पता है
तो ये जो टेंशन की फोर्स होती है यही हमें जो है वो मेजर करके बता रही होती है। इसी की वजह से जो ये वाली सुई है ये घूम रही होती है ना, ये हमें जो है वो वेट बता रही होती है कि इसका 10 kg है, 12 kg है, 15 kg है, जितना भी है। तो जो रिएक्शन फोर्सेस होती हैं, जो हमारे पास टेंशन की फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है, फिर इस तरह की फोर्स है, ये हमें बता रही होती है कि वेट किसी बॉडी का कितना है। ठीक है, अब अगर हम लोग केसेस को जो है वो स्टार्ट करें, ठीक है, सबसे पहले तो ये कंसीडर करो कि जो हमारे पास ये एलिवेटर है ये रेस्ट के अंदर मौजूद है, ये एलिवेटर रेस्ट के अंदर मौजूद है, और आप यहाँ पे जो है वो खड़े हुए चेक कर रहे हो कि इसका वेट इसके ऊपर कितना आ रहा है। तो इसका जितना भी वेट आएगा वो कहलाएगा ट्रू वेट। यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके पास वेट होगा इसका वो बराबर होगा टेंशन की फोर्स के। कुछ इसी तरह से होगा कि ये रेस्ट के अंदर मौजूद है, एलिवेटर मूव नहीं कर रही है, अभी रेस्ट के अंदर मौजूद है, तो इसका जो वेट है और जो टेंशन की फोर्स है जो अपर डायरेक्शन के अंदर इसके ऊपर लग रही होगी या फिर जो इस स्ट्रिंग के अंदर जो जनरेट हो रही होगी, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। और हम लोग ने क्या देखा कि जो रिएक्शन फोर्सेस होती हैं वही वेट की वैल्यू दे रही होती है हमें। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसका एक्चुअल वेट होगा, जो एक्चुअल वेट होगा और जो आपके पास रिएक्शन या फिर जो आपको ये वाला जो आपके पास मीटर लगा हुआ है या फिर जो आपको नज़र आ रहा है वो भी कितना होगा, उतना ही होगा। अगर ये इसका एक्चुअल वेट जो है वो आपके पास 10 kg है, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन की फोर्स लग रही होगी ये भी 10 kg की होगी। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट के अंदर मौजूद है। तो आपको जो इसका जो वेट नज़र आ रहा होगा, ठीक है, मास या फिर वेट कुछ भी बोलो, केजीज के अंदर बोलो या न्यूटन के अंदर बोलो, जो भी आपको इसके अंदर नज़र आ रहा होगा वो उतना ही होगा जितना इसका एक्चुअल वेट है। अच्छा, ये W जो है आपके पास एक्चुअल वेट है और ये जो T है ये रिएक्शन है इस एक्चुअल वेट का। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्योंकि ये वाली जो एलिवेटर ये मूव नहीं कर रही तो हमारे पास दोनों की दोनों चीज़ें बराबर हैं। इसको कहते हैं कि ये ट्रू वेट है। ट्रू वेट इस कंडीशन के अंदर, इस केस के अंदर, केस 1 के अंदर, जिसके अंदर एलिवेटर आपके पास रेस्ट के अंदर मौजूद है, आपको जो वेट दिखेगा इस वाले मीटर के अंदर इस ब्लॉक का वो क्या होगा, उसका ट्रू वेट होगा। अब केस 2 के अंदर फर्ज करो कि जो एलिवेटर है ये ऊपर की तरफ मूव करना जो है इसने स्टार्ट कर दिया, एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रही है यूं। तो अब क्या होगा, अब आपके पास जो हम लोगों ने पुली वाले केसेस पढ़े थे, ठीक है, पुली वाले जो केसेस पढ़े थे अगर आप लोगों को याद हो तो एक जो है वो टेंशन की फोर्स होती थी यहाँ पे, एक जो है इसके पास वेट की फोर्स होती थी। अगर जो है ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, अगर ये बॉडी जो है ऊपर की तरफ जा रही है तो हम वहाँ पे क्या बताते थे कि जो नेट फोर्स है वो आपके पास इक्वल आती है बड़ी वाली फोर्स माइनस का छोटी वाली फोर्स। ठीक है, बड़ी वाली फोर्स माइनस का छोटी वाली फोर्स यानी कि T माइनस का W। तो क्या यही वाली इक्वेशन में यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि बॉडी जो है ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब लाजमी कि ये जो टेंशन की फोर्स है ये ज़्यादा होगी तभी ये बॉडी जो है ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो आपके पास नेट फोर्स आएगी, जो नेट फोर्स आएगी वो आएगी टेंशन की फोर्स माइनस का वेट की फोर्स के। ठीक है, टेंशन की फोर्स माइनस का वेट की फोर्स के। और नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट सबको पता है कि बड़ी वाली फोर्स माइनस का छोटी वाली फोर्स क्यों कहते हैं। दोबारा से अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पे जो है वो आपके पास एक बॉडी है फ़र्ज़ करो, जिसको यहाँ से जो है वो हम लोग 10 न्यूटन की फोर्स से खींच रहे हैं और यहाँ से एक बंदा जो है वो 10 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है। तो ये बॉडी कहाँ जाएगी, सबका आंसर यही होगा कि इस तरफ जाएगी, 10 न्यूटन वाली फोर्स की तरफ। कितनी फोर्स से जाएगी वो सारे के सारे आप लोग क्या बताएंगे कि 7 न्यूटन की फोर्स से जाएगी। इस तरफ तो जाएगी, इस वाले बंदे की तरफ जाएगी, लेकिन कितनी ऐसी फोर्स से जाएगी इस वाले बंदे की तरफ, 7 न्यूटन से। क्यों? क्योंकि 3 न्यूटन ये भी तो लगा रहा है, ये 3 न्यूटन इस 10 न्यूटन से कैंसिल होगी और हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7 न्यूटन। तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स मतलब कि वो फोर्स की जो बॉडी को मूव करवा रही है, वो फोर्स की जो बॉडी को मूव करवा रही है। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास 7 न्यूटन की ऐसी फोर्स होगी जो इसको मूव करवा रही होगी, बाकी 3 न्यूटन कैंसिल हो रही होगी इस वाली 3 न्यूटन से। और कैसी आई होगी, बड़ी वाली फोर्स माइनस का छोटी वाली फोर्स, यानी कि 10 न्यूटन माइनस का 3 न्यूटन। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही किया कि बड़ी वाली फोर्स यानी कि वो फोर्स की जिसकी तरफ बॉडी जा रही है और माइनस के छोटी वाली फोर्स जो नीचे की तरफ लग रही है। ये तो सबको वैसे भी पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये इक्वेशन बना ली, एक इक्वेशन बना ली यहाँ पे। और हम लोग पीछे देख के आ चुके हैं कि जो हमें जो ये वाली जो चीज़ है, ये जो मीटर है, जो वेट बता रहा होता है वो किससे बता रहा होता है, रिएक्शन की फोर्स से बता रहा होता है। इस टेंशन से हमें पता लग रहा होता है कि इसके अंदर जो आपके पास वेट है बॉडी का वो कितना शो हो रहा है हमारे पास। ये एक्चुअल वेट होता है
ये जो होता है ये हमें बता रहा होता है कि इसके ऊपर कितना हमारे पास जो वेट आ रहा है, एपरेंट वेट बोलेंगे इसको, यहाँ पे कहीं पे लिख भी लेते हैं, यहाँ पे लिख लो कि W जो है वो आपके पास एक्चुअल वेट है, ठीक है, एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी। एक्चुअल वेट का मतलब कि जो अर्थ उसके ऊपर लगा रही है, और T जो है वो यहाँ पे हमारे पास T काफ़ी सारे नोट्स के अंदर शायद जो है वो FW से भी रिप्रेजेंट किया होगा, FW से, या फिर अपवर्ड फोर्स के नाम से भी जो है वो किया होगा, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका मकसद और मतलब जो है वो यही है। इसे हम लोग बोलते हैं शायद एपरेंट वेट, एपरेंट वेट ही बोल दो, यानी कि जो हमें दिखाई दे रहा होता है या फिर जो हमें जो है यहाँ पे बता रहा होता है। अच्छा, अब T निकालना है, हमें देखना है कि इस वाले केस के अंदर वेट कितना जो है वो महसूस हो रहा होगा या फिर कितना आ रहा होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग F नेट की जगह पे जो है वो MA, सही है, जैसे पुली वाले केस के अंदर डाला था, MA इक्वल्स टू T और माइनस का W की जगह पे mg। W जो है वो एक वेट की फोर्स है जिसका फॉर्मूला mg होता है, और नेट फोर्स की जगह पे हमने जो है वो डाल दिया MA। A वो कि जिस एक्सेलरेशन के साथ ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब ये mg यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आके जो है वो प्लस हो जाएगा, तो फाइनली T की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, T इज इक्वल्स टू mg प्लस का MA, या फिर MA प्लस का mg, एक ही बात है। तो ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास क्या बनी, इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 2। इसको बोल दो कि ये वाली जो है ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, जिसके अंदर ट्रू वेट आपको जो है वो मिल रहा होगा उस बॉडी का, ये जितना एक्चुअल वेट होगा उतना ही आपको एपरेंट वेट भी दिख रहा होगा। इस वाले केस के अंदर क्या है कि वेट बढ़ गया, वेट इंक्रीज़ हो गया। कैसे कि एक तो उसका एक्चुअल वेट और प्लस MA, जितनी फोर्स से ऊपर की तरफ जा रहा है वो भी ऐड होगी इसके अंदर। तो आपके पास यहाँ पे जो मीटर रीडिंग शो कर रहा होगा वो ज़्यादा शो कर रहा होगा। मतलब इस केस के अंदर, इन दिस केस, इस केस के अंदर जो एपरेंट वेट है, एपरेंट वेट ऑफ द ब्लॉक विल इंक्रीज, आपको इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। और ये चीज़ आपके साथ जो है वो आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी की होगी, जब आप एलिवेटर के अंदर, लिफ्ट के अंदर जो है वो जाते हो। लिफ्ट के अंदर जब जाते हो और ऊपर की तरफ जा रहे होते हो तो आपको खुद भी इस तरह से फील हो रहा होता है कि मेरा जो है वेट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जब वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होती है तो ये चीज़ आप लोग फील भी करते होगे। और अगर आप उसके अंदर कोई एक जो है वो इस तरह का एक्सपेरिमेंट करो कि सीलिंग से जो है वो एक इस तरह से मीटर लगा दो और उसके साथ ब्लॉक अटैच कर दो नीचे की तरफ, तो आप लोगों को महसूस भी होगा, आप लोग खुद देखोगे भी कि जब एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो ये जो आपके पास मीटर होगा, अगर रेस्ट के अंदर इसने 10 न्यूटन या फिर 10 kg उस ब्लॉक को बताया होगा उसका वेट, तो जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा। 10 न्यूटन नहीं रहेगा, बल्कि वो 11, 12, 13 या फिर जितने हिसाब से जो है वो जितनी स्पीड से आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, जितनी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहे हो, वो इंक्रीज़ हो जाएगा उसके अंदर, और वो आपके पास जो है वो 10 न्यूटन से हट के या इंक्रीज़ होकर ज़्यादा आपको जो है वो बता रहा होगा उसके अंदर, एपरेंट वेट आपको ज़्यादा दिख रहा होगा उसके अंदर। इसी तरह अगर केस 3 की हम लोग बात करें तो केस 3 के अंदर क्या है कि मूविंग डाउनवर्ड, अगर ये एलिवेटर जो है नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा, दोबारा से वही कि ये हमारे पास जो है वो एक ब्लॉक है, ये ऊपर इसके ऊपर टेंशन की फोर्स लग रही है और ये इसकी जो है वो वेट की फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रही है। तो इस केस के अंदर बॉडी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि W वाली जो फोर्स है वो ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो नेट फोर्स जो है या फिर इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, W माइनस का T। और ये दोनों की दोनों इक्वेशन हम लोग पीछे पुली वाले केसेस के अंदर जो है वो करके आ चुके हैं, तो तभी इसके अंदर इतनी ज़्यादा डेप्थ के अंदर हम लोग नहीं जा रहे। फिर दोबारा से यहाँ पे जो है वो आपके पास MA आएगा, यहाँ पे mg आएगा और यहाँ पे माइनस का T आएगा। अब T को उधर ले आओ, MA को वहाँ पे लेके चले जाओ, ये यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू mg माइनस का MA जो वहाँ पे चला गया तो वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे MA। ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। और ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि जो आपके पास एक्चुअल वेट है वो उसमें से जब आप माइनस कर दोगे उस फोर्स को कि जो फोर्स इसको नीचे की तरफ लेके जा रही है, जो वजह बन रही है इसकी डाउनवर्ड मोशन की, उस फोर्स को जब आप एक्चुअल वेट से माइनस कर दोगे तो आपके पास जो बचेगी फोर्स या फिर जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, उसका एपरेंट वेट, मतलब जो आपको ये वाला जो मीटर है ये शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ इस केस के अंदर, इन दिस केस एपरेंट जो आपके पास वेट है ऑफ द ब्लॉक
ऑफ द ब्लॉक विल डिक्रीज। इस केस के अंदर क्या होगा कि आपको जो इस ब्लॉक का एक्चुअल वेट है, यानी कि जो 10 न्यूटन हमारे पास शुरू में रेस्ट के अंदर आ रहा था एक्चुअल वेट, जब ये बॉडी या फिर जब ये एलिवेटर नीचे की तरफ आ रही होगी तो हमें ये वाला जो मीटर है ये क्या रीडिंग बता रहा होगा, 10 न्यूटन से नीचे जितनी भी वो हमारे पास फोर्स है, जितनी फोर्स है वो नीचे की तरफ जा रही होगी वो उसमें से माइनस हो जाएगी, इसकी एक्चुअल वेट से जो है वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपको जो है वो 10 न्यूटन से कम करके कितनी बता रहा होगा, कोई 9, 8, 7 के इस तरह से जो है वो आपको वैल्यू बता रहा होगा अपरेंट वेट की। और ये चीज़ आप लोगों ने जो है वो खुद भी ऑब्ज़र्व की होगी, ये वाली चीज़ हम लोग खुद भी जो है वो आप लोग ऑब्ज़र्व की होगी या फिर आप लोगों को पता होगा। और अगर नहीं भी की तो आप किसी एलिवेटर के अंदर, किसी लिफ्ट के अंदर जाना और उसके अंदर जब आप लोग ऊपर की तरफ जा रहे हो तो महसूस करना, फील करना, आप लोगों को खुद को जो है वो महसूस होगा कि आपका वेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, आपका वेट इंक्रीज़ होता हुआ आपको नज़र आ रहा होता है। और उसके पीछे हो क्या रहा होता है, ये वाली इक्वेशंस आपको जो है बता रही होती हैं कि इसके अंदर आपके पास जो है वो फोर्स ऐड हो जाती है। मतलब जो आपके पास ये जो मीटर लगा हुआ है ये आपको शो करवा रहा होता है, असल में आपको जो शो करवा रहा होता है, या फिर अपरेंट वेट जो आपको महसूस हो रहा होता है वो इस वजह से हो रहा होता है। और जिस तरह से आप जैसे जैसे नीचे आते जाते हो एलिवेटर से तो आपको जो है वो वेट अपना कम लग रहा होता है। ये चीज़ जो है आप लोग फील भी करोगे कि जब एलिवेटर नीचे की तरफ आ रही होगी तो आपका जो वेट है वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कम होता जा रहा है। और अब सबसे आखिरी केस क्या है, ये वाला केस जो हम लोग मिटा देते हैं और अब यहाँ पे लिखते हैं केस नंबर 4 ही समझ लें उसको, जो हमें वेटलेसनेस का कॉन्सेप्ट समझाएगा। केस नंबर आपके पास जो है 4 है और यहाँ पे क्या है कि इफ़ द केबल ऑफ एलिवेटर ब्रेक्स। अब क्या हो कि जो हमारे पास ये केबल है एलिवेटर की, जिससे ये जो एलिवेटर है ये मूव कर रही होती है ऊपर नीचे, ठीक है, अगर ये केबल टूट जाए, एलिवेटर की केबल टूट जाए, ये ऊपर की तरफ या फिर जो है वो कहीं पे खड़ी भी हो और अचानक से जो है इसकी केबल ही टूट जाए, तो क्या होगा कि ये फ्री फॉल जो है वो मूव करेगी। क्या होगा सबसे पहले यहाँ पे कि ये फ्री फॉल जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगी, ठीक है, और फ्री फॉल मूव करना स्टार्ट करेगी तो, और वैसे भी अगर हम लोग जो है वो इक्वेशंस को देखें यहाँ पे, इसी वाली इक्वेशन को ले लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को लेते हैं। 3 इक्वेशन जो है हमें क्या बता रही है कि T = mg, ठीक है, और माइनस का आपके पास m है, T = mg माइनस का m है। अब अगर बॉडी जो है वो फ्री फॉल या फिर जो एलिवेटर ये फ्री फॉल मूव कर रही है तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, पहले हमारे पास कुछ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन थी, मतलब जितनी एलिवेटर जो है वो उस केबल से हम लोग ऑपरेट करवा रहे थे या फिर जो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग वगैरह की भी थी, उसी जो है वो एक्सेलरेशन से मूव कर रही थी ये वाली बॉडी। मतलब ऐसा फ़र्ज़ करो कि हम लोगों ने पकड़ा हुआ है यहाँ से रस्सी को और आस्ते आस्ते जो है वो छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारी मर्ज़ी से जो है वो वेट ये वाली जो आपके पास एलिवेटर है ये नीचे की तरफ जा रही है। अब क्या करो कि डायरेक्ट से उसको छोड़ दो, तो जैसे ही आप छोड़ोगे तो जो आपके पास एक्सेलरेशन थी वो किसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि फ्री फॉल मोशन हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा कि ए जो है वो इक्वल हो जाएगा जी के बराबर। ए किसके इक्वल हो जाएगा, जी के बराबर, यानी कि जो एक्सेलरेशन है जो पहले हम लोग जो है वो उसको दे रहे थे, उस केबल, वो जो केबल था वो उसको प्रोवाइड कर रहा था, वो स्ट्रिंग जो था वो उसको प्रोवाइड कर रहा था। अब क्या हुआ कि वो केबल टूट गया, तो उस केबल के टूटने से क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर हो जाएगी। तो अगर इसके अंदर हम लोग डालें जी, ए की जगह पे अगर हम लोग जी डाल दें, क्योंकि ए जो है वो अब चला गया क्योंकि केबल ब्रेक हो गई और अब ये जी के बराबर हो गया, तो अगर जी डाल दें तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे इसको बताना चाहें कि यहाँ पे हुआ क्या है, तो जो वेट इस वाले मीटर के ऊपर आ रहा होगा वो क्या शो करेगा, रीडिंग 0। ये जो मीटर है इस ब्लॉक की रीडिंग क्या शो करेगा, अगर केबल टूट जाए और आप यहाँ पे खड़े हुए हो तो इसकी जो रीडिंग शो करेगा ये वो क्या करेगा 0, यानी कि उसका वेट बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि ये फ्री फॉल मूव कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दिस इज़ द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस।
वेटलेसनेस का मतलब क्या कि जो अपरेंट वेट है या फिर जो हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट हमें वेट बता रहा होता है वो अब क्या रीडिंग शो कर रहा है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेट जो है वो आपके पास बिल्कुल ख़त्म हो गया, वेटलेसनेस होगी, या फिर ये जो हमारे पास ब्लॉक था ये वेटलेस हो गया। और ये सिर्फ मतलब लग रही तो होगी फोर्स हमारे पास, इसकी जो वेट की फोर्स होगी वो तो होगी लाजमी, लेकिन जो दिखाई दे रही होगी या फिर जो फील कर रही होगी या फिर जो हमें फील हो रहा होगा उस एलिवेटर के अंदर, वो क्या हो रहा होगा कि जो हमारे पास बंदा होगा इसके अंदर वो जब देखेगा इस वाले मीटर के ऊपर तो उसको रीडिंग 0 नज़र आ रही होगी। और एलिवेटर के अंदर वैसे भी जो है वो हमारे पास जितनी भी चीज़ें मौजूद होंगी वो वेटलेस हो जाएंगी जब तक वो फ्री फॉल मूव कर रही हैं। फ़र्ज़ करो कि बहुत ही ज़्यादा ऊपर से जो हमने किसी एलिवेटर को छोड़ा और वो एलिवेटर जो है वो फ्री फॉल नीचे आ रहा है, मतलब फ्री फॉल मूव करता हुआ जो नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस तरह की वीडियोस वगैरह भी शायद यूट्यूब के ऊपर जो है मौजूद हो कि फ्री फॉल मोशन के अंदर क्या हो रहा होता है। एक एलिवेटर के अंदर अगर हम लोग इमेजिन करें कि एलिवेटर जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप लोग देखोगे कि उसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से तैर रही होंगी, या फिर उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो ये फील कर रही होंगी कि उनका वेट जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वो वेटलेस है। तो यही स्टेट जो है वो हमारे पास वेटलेसनेस कहलाती है कि जब कोई भी बॉडी फ्री फॉल मूव कर रही हो, ठीक है, फ्री फॉल मूव कर रही हो अर्थ की तरफ, तो उस वाली कंडीशन के अंदर जो हमारे पास स्टेट होती है उस बॉडी की, उस बॉडी को हम लोग वेटलेसनेस बोलते हैं। फिर वो वाली जो बॉडी होती है वो आपके पास सिंपली वेटलेस हो जाती है। तो यही केस, यही चीज़ हमारे पास सैटेलाइट के अंदर भी हो रही होती है। और अगर इस कॉन्सेप्ट को जो है वो हम लोग थोड़ा सा समझें, ठीक है, सैटेलाइट क्या है, ये सैटेलाइट क्या कर रही होती है, वो ऑर्बिट कर रही होती है अर्थ को। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने एक क्वेश्चन यहाँ पे किया था कि जो सैटेलाइट है वो तो अर्थ के थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा दूर नहीं है, वो तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारे पास यहाँ पे करीब होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग मून देखें या फिर दूसरे जो वो चीज़ें देखें, तो कुछ ही डिस्टेंस पे होती है, फासले पे होती है, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रही होती है। लेकिन जो बॉडीज़ है वो उसके अंदर एज मतलब वेटलेस क्यों हो रही होती हैं, फिर इस तरह से तैर वैर क्यों रही होती है उसके अंदर। जो आप लोगों ने वीडियोज़ भी अगर देखी हो तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि वो उनकी लाइफ जो है बिल्कुल मिजरेबल होती है उसके अंदर। वो जो है वो उनकी जो डेली रूटीन्स है वो भी परफॉर्म नहीं कर सकते। पानी अगर पीना होता है तो वो भी वो जो है वो इस तरह से प्रेशर लगा के जो निकालते हैं और उसका जो पानी जो निकलता है वो भी इस तरह से तैर रहा होता है, और बाल बाल भी पूरे उनके खड़े हुए होते हैं उसके अंदर। तो वेटलेसनेस की कंडीशन जो है वो क्यों होती है उसके अंदर, तो वो इसलिए होती है कि ये जो सैटेलाइट है ये फ्री फॉल मोशन परफॉर्म कर रही होती है अराउंड द अर्थ। क्या कर रही होती है, सबसे पहले तो ऑर्बिट कर रही होती है। और फ्री फॉल मोशन हम लोग क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये वाली जो हमारे पास सैटेलाइट है ये अर्थ की तरफ आने की कोशिश कर रही होती है, अर्थ की सरफेस की तरफ आने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन चूंकि अर्थ जो हमारे पास एक स्फेयर है, इसकी शेप ही ऐसी है कि ये जो है ये हमारे पास टोटली चारों तरफ से जो स्फेयर है, तो जैसे ही वो इसकी तरफ आने की कोशिश करती है, यहाँ पे आती है, तो सरफेस पे नहीं गिर सकती, और क्या होता है कि नीचे की तरफ जाती है, फिर इस तरफ जाती है, फिर इस तरफ जाती है। तो इसकी जो हमारे पास मोशन है वो इस तरह से सर्कुलर हो जाती है, या फिर ये ऑर्बिट करना स्टार्ट कर देती है। हालांकि है जो ये वाली कंडीशन या फिर ये वाली जो हमारे पास स्टेट है इसकी, वो फ्री फॉल मोशन है। और हम लोग लॉन्च किस तरह से करते हैं इसको, किसी खास एंगल के ऊपर जो है वो अर्थ से इस तरह से लॉन्च करते हैं, और ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही जो है वो इस तरह से रोटेट करती रहती है, फिर ऑर्बिट करती रहती है। होती है किस कंडीशन के अंदर है, किस स्टेट के अंदर है, फ्री फॉल मोशन के अंदर। और फ्री फॉल मोशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो बॉडीज़ होती हैं वो वेटलेस हो जाती हैं, फिर वेटलेसनेस की जो कंडीशन होती है वो उसके ऊपर लग जाती है। और दूसरी कंडीशन ये भी कि हमारे पास जो इसके अंदर नेट फोर्स होती है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, नेट फोर्स ख़त्म हो जाती है इसके अंदर। एक तो इसके ऊपर जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, तो ये दोनों की दोनों जो हमारे पास फोर्सेज हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं, और नेट फोर्स जो होती है वो आपके पास ख़त्म हो जाती है, और दोनों की दोनों फोर्सेज जो है बैलेंस हो जाती हैं। तो इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो फोर्सेज इसके ऊपर लग गई वो बैलेंस हो गई हैं, और ये एक ही ऑर्बिट के अंदर जो इस तरह से मूव कर रही है, या फिर ये फ्री फॉल मूव कर रही है। ठीक है, ये फ्री फॉल जो है वो इसके ऊपर इस अर्थ के अराउंड जो है मूव कर रही है, मतलब ये अर्थ की सरफेस के ऊपर आने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो इसकी शेप है वो स्फेरिकल है, तो अर्थ की सरफेस के ऊपर ये आ नहीं पा रही, तो उसकी वजह से जो है ये इस तरह से जो ऑर्बिट कर रही है, और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें वो वेटलेस हुई हैं, या फिर वो वेटलेसनेस की स्टेट को जो है वो वहाँ पे एक्सपीरियंस कर रही होती हैं। अच्छा, तो ये जो वेटलेसनेस की कंडीशन है या फिर जो स्टेट है, इन्होंने इस वाली स्टेट ने काफ़ी ज़्यादा उनकी जो लाइफ है, जो जितने भी एस्ट्रोनॉट वगैरह हैं या जितने भी साइंटिस्ट वहाँ पे काम कर रहे हैं सैटेलाइट्स के अंदर,
उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाती है स्पेस के अंदर। और वैसे भी अगर आप लोग देखो कि कोई एक सैटेलाइट जो कि स्पेस रिसर्च के ऊपर निकला हुआ है, तो स्पेस के अंदर जो है वो ग्रेविटी तो होती नहीं है। अर्थ के अगर ज़्यादा आप फर्ज करो कि हम लोग दूर चले गए और हमारे पास जो है वो कोई ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, कोई ग्रेविटी जो है वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो वेटलेस हो जाते हैं और वो इस तरह से तैर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को किस तरह से टैकल करें, इस चीज़ को किस तरह से जो है सॉल्व करें, हम लोग कैसे आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वहाँ पे क्रिएट करें, तो उसका हल निकालने के लिए जो है वो साइंटिस्ट ने एक जो है वो हमारे पास हमें एक कॉन्सेप्ट दिया, और उसी चीज़ को हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और वो कौन सा टॉपिक है? आर्टिफिशियल ग्रेविटी। उसकी भी एक डेरिवेशन है, उसको भी जो है वो हम लोग देख लेते हैं, और फिर जो हमारे पास थ्योरी होगी इस चैप्टर की वो ख़त्म हो जाएगी। जी, तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी है। और फॉर द ईज़ ऑफ एस्ट्रोनॉट्स इन सैटेलाइट, जैसे कि अभी पीछे हम लोग ये डिस्कस करके आ चुके हैं कि सैटेलाइट के अंदर जितने भी एस्ट्रोनॉट हैं या फिर जितने भी साइंटिस्ट हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए डेली लाइफ की जितनी भी हमारे पास ड्यूटीज़ हैं या फिर डेली रूटीन के जितने भी कामकाज हैं, वो करना वहाँ पे वो या फिर वो वहाँ पे परफॉर्म करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी चीज़ें जितनी भी वो लोग उस सैटेलाइट के अंदर लेके गए हुए होते हैं, वो सारी की सारी वहाँ पे तैर रही होती हैं। फ़र्ज़ करो कि उन्हें जो है वो पानी पीना है, और ये चीज़ आप लोगों ने जो है वीडियो के अंदर देखी होगी कि पानी भी पीना होता है या फिर जो है वो अपने दांत ब्रश करने होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनके लिए सारी चीज़ें जो है वहाँ पे परफॉर्म करना, क्योंकि वो वेटलेसनेस की कंडीशन के अंदर होते हैं। सारी की सारी चीज़ें जो है इस तरह से तैर रही होती हैं उनके इर्द गिर्द। तो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए या फिर इस वाली जो इनको मुश्किल थी, इसे ख़त्म करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है ये वो लोग लेके आए। आर्टिफिशियल ग्रेविटी का मतलब क्या कि एक तो नेचुरल ग्रेविटी होती है जो कि मासेस से जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही होती है। हम लोग न्यूटन के लॉ के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि जिस भी बॉडी का जो है वो आपके पास मास है, जो भी बॉडी मास रखती है, वो कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दूसरी बॉडी के ऊपर लगा रही होती है, उससे ग्रेविटी की जो आपके पास फोर्स है वो क्रिएट होती है। ठीक है, वो नेचुरल है, इसको हम लोग बोलेंगे कि नेचुरल ग्रेविटी। और नेचुरल ग्रेविटी क्योंकि हम लोग अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, तो हम लोग जो है वो अर्थ की ग्रेविटी को जो है वो प्रेफर करेंगे कि हमें जो है वो इतनी ग्रेविटी मिले। अर्थ्स ग्रेविटी या अर्थ के ऊपर जो जी की वैल्यू वो कितनी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास जो है वो हर इंसान को जो है वो रिक्वायर्ड है। इतनी जो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, मतलब इतनी फोर्स जनरेट करो कि उससे जो एक्सेलरेशन हो या एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो वो इतनी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होनी चाहिए। और इतनी ही एक्सेलरेशन जितनी भी हमारे पास जितने भी साइंटिस्ट वगैरह वहाँ पे बैठे हुए हैं स्पेस क्राफ्ट के अंदर, यानी कि वो स्पेस के अंदर अगर गए हुए हैं या फिर सैटेलाइट के अंदर अगर मौजूद है, तो उनको भी जो हम लोगों ने ग्रेविटी की वैल्यू या फिर जी की वैल्यू प्रोवाइड करनी है वो इतनी करनी है ताकि वो ऐसा फील करें कि वो बिल्कुल अर्थ के ऊपर मौजूद है। तो ये तो नेचुरल ग्रेविटी है। अब अगर हमें जो है वो ग्रेविटी इतनी प्रोड्यूस करवानी है, मतलब इतनी फोर्स हम लोग जो है वो जनरेट करें कि जिससे एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उन इंसानों के ऊपर, उन एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर जो लगे और वो लोग फील करें कि वो लोग अर्थ के ऊपर ही मौजूद हैं, तो हम लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं? नेचुरल तो किस वजह से होती है? मास की वजह से। मास की वजह से होती है ये वाली, ठीक है, जैसे हम लोग नेचुरल बोल रहे होते हैं। अब अगर हम लोग आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल का मतलब कि हम लोग मैन मेड, यानी कि खुद से जो हम लोग क्रिएट करेंगे, खुद से बनाएंगे। और इतनी वैल्यू लेके आने के लिए, इतनी जो है वो आपके पास जी की वैल्यू लाने के लिए आपको मास कितना चाहिए होगा? फ़र्ज़ करो मास कितना चाहिए होगा? मास जो है वो चाहिए होगा अर्थ के बराबर। अर्थ का कितना मास है? 6.2 था या 6 एक्सपोनेंट 24 kg था। तो इतना ज़्यादा मास कैसे लेके आए? अगर नेचुरल ग्रेविटी जिस तरह से प्रोड्यूस हो रही है उसी तरह से हम लोग ग्रेविटी को प्रोड्यूस करें वहाँ पे, तो हमें इतना मास चाहिए होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मास से ग्रेविटी को प्रोड्यूस करना तो जो है यहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि इतना मास तो हम लोग ला ही नहीं सकते। अर्थ जितना मास जो है वो कैसे लेके आए? और अर्थ जितना मास हो भी गया तो उसको स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो बंदे हैं वो तो स्पेस क्राफ्ट के अंदर मौजूद है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है, ये तो ये बिल्कुल अजीब सा कॉन्सेप्ट है, मतलब मास से जो है वो ग्रेविटी को प्रोड्यूस करना। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया होगा? यहाँ से पढ़ते हैं
कि इट इज़ क्रिएटेड इन स्पेस क्राफ्ट। जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी है वो किस तरह से क्रिएट की जाती है, वो स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो है वो हम लोग क्रिएट करते हैं। स्पेस क्राफ्ट मतलब कि जो स्पेस रिसर्च के लिए हमारे पास जितनी भी चीज़ें वो जाती हैं स्पेस क्राफ्ट के अंदर, मतलब कि वो चीज़ या फिर वो वाला आपके पास ऐसा व्हीकल या फिर वो वाली ऐसी डिवाइस कि जो आपके पास स्पेस, आप लोगों ने जो है फिल्मों वगैरह के अंदर देखा होगा कुछ इस तरह की जो है वो स्पेस क्राफ्ट जो है वो कार्टून के अंदर या फिर फिल्म्स के अंदर दिखा रहे होते हैं। जो जादू वाली फिल्म में आया था वहाँ से जो वो एक स्पेस क्राफ्ट आया था और वहाँ पे उतरा था, और एलियंस वगैरह वाला जो हमारे पास एक चीज़ होती है, या फिर रिसर्च के लिए जो है वो स्पेस के अंदर जो भी चीज़ जाती है, जो भी हमारे पास जो है वो एक डिवाइस बना के भेजते हैं, उसे हम लोग स्पेस क्राफ्ट बोल रहे होते हैं। तो वहाँ पे जितने भी उसके अंदर बंदे मौजूद हैं उनको ग्रेविटी जो है वो चाहिए होती है ताकि वो अपने डेली के जितने भी काम काज हैं वो आसानी से जो है वो वहाँ पे परफॉर्म कर सकें। और आप लोगों ने अगर इस तरह की फिल्म्स देखी हो, द पैसेंजर नाम की एक फ़िल्म थी, उसके अंदर भी यही दिखा रहे हैं कि वो मार्स की तरफ जा रहे हैं। द पैसेंजर काफ़ी अच्छी मूवी है ये, और इसके अंदर मतलब सिर्फ 2 ही कैरेक्टर हैं, 2 ही बंदे होते हैं कि जो उड़ जाते हैं, सबको सुलाया हुआ होता है, बाकी जो 2 बंदे होते हैं, एक हीरो होता है एक हीरोइन होती है, वो उड़ जाते हैं और वो अपना पूरा टाइम जो है वो स्पेस क्राफ्ट के अंदर गुजारते हैं। तो वहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो वो तो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर है और उसके इर्द गिर्द कोई और मास भी मौजूद नहीं है, तो वो किस तरह से जो है उसके ऊपर आसानी से चल रहे हैं, अपनी जो है वो डेली लाइफ का काम काज जो है वो उसके अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। या फिर इसी तरह की आप लोगों ने दूसरी मूवीज़ देखी हों या फिर जो है वो आपके पास सीरीज़ देखी हों, तो उसके अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो स्पेस के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं बंदे, और स्पेस क्राफ्ट के अंदर जब वो चीज़ें वगैरह दिखाते हैं तो उसके अंदर वो आसानी से जो है वो इस तरह से चल रहे होते हैं। हालांकि वहाँ पे जो है वो आपके पास ग्रेविटी तो होती नहीं है, तो किस तरह से वो लोग जो है वहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो वो ये वाली यहाँ पे जो है वो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। स्पेस क्राफ्ट क्या है, वो चीज़ की जो जो आपके पास जो है वो स्पेस के अंदर रिसर्च पर्पज़ के लिए या फिर किसी और प्लैनेट के ऊपर जाने के लिए जो है भेजा गया हो, ठीक है। और जो आपके पास सैटेलाइट्स हैं उसके अंदर भी अगर क्रिएट करवानी है आपको ग्रेविटी, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि बाय स्पिनिंग इट अबाउट इट्स सेंटर, हम क्या करते हैं कि स्पेस क्राफ्ट को उसके सेंटर के अबाउट जो है वो स्पिन करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं। अब इससे क्या होगा, रोटेट या स्पिन करवाने से क्या होगा स्पेस क्राफ्ट को, आप लोगों ने जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जो आप हमारे पास सर्कुलर मोशन थी उसके अंदर हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब हम लोग जो है वो इस तरह से रोटेट करवाएं किसी चीज़ को, या फिर इस तरह से अगर कोई बॉडी जो है मूव कर रही है तो क्या होगा, हमारे पास इस बॉडी के ऊपर 2 फोर्सेस लग रही होंगी। या फिर अगर ये वाला आप जो है वो कॉन्सेप्ट देखो तो कि ये एक स्ट्रिंग है, इसके आगे जो है धागा बांधा हुआ और यहाँ से आपने जो है वो हाथ से पकड़ा हुआ है, ठीक है, और इसे आप जो है वो इस तरह से सर्कल के अंदर रोटेट करवा रहे हो, इसे सर्कल के अंदर रोटेट करवा रहे हो। अब हमने पढ़ा था कि इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रही होंगी, एक कौन सी, सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि इस डायरेक्शन के अंदर होगी, और एक जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगती है जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और ये दोनों की दोनों फोर्सेस जो होती हैं वो आपके पास सेम होती हैं, इसे बोल दो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और ये जो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, 2 फोर्सेस इधर उधर लग रही होती हैं। अब फ़र्ज़ करो कि ये वाली जो आपके पास एक सैटेलाइट है जिसका एक पोर्शन जो है यहाँ पे इन्होंने पिक्चर के अंदर दिखाया हुआ है, इसको जब डिज़ाइन करते हैं तो इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि जितनी भी हमारे पास चीज़ें होती हैं, यानी कि आपके पास जितने भी टेबल वगैरह फर्नीचर वगैरह जो होता है वो इस तरह से साइडों के ऊपर अटैच की हुई होती हैं उन्होंने, और जब वो स्पेस के अंदर जाती है ग्रेविटी जैसे ख़त्म होती है तो इसको स्पिन करना जो वो स्टार्ट कर देते हैं। अब जब ये स्पिन होगा, ठीक है, जब ये इस तरह से स्पिन होगा तो क्या होगा कि एक जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी जो सेंटर की तरफ लग रही होगी, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी जो आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर लग रही होती है, और जो बंदे या फिर जितनी भी चीज़ें यहाँ पे होंगी वो इस दीवार के साथ, इस वाली जो साइड्स है इसके साथ चिपक जाएंगी। और इस तरह की चीज़ जो है वो आप लोग खुद भी करके देख सकते हो कि एक बकेट लो, पानी की एक बकेट लो, ठीक है, और इसके अंदर जो है पानी डालो और यहाँ से जो इसका ये वाली चीज़ होती है इसको पकड़ के सर्कल के अंदर घुमाओ, इसको पकड़ के पूरा इस तरह से सर्कल के अंदर घुमाओ, तो आप लोग क्या देखोगे कि ये जो बकेट है शुरू के अंदर जो है वो यहाँ पे होगी, ठीक है, इसके अंदर पानी भी मौजूद है, और फिर जो है वो ये यहाँ पे आएगी, ठीक है, इसके अंदर अभी भी जो है वो पानी मौजूद है, और पानी बिल्कुल इस तरह से दीवार के साथ चिपका हुआ होगा, और यहाँ पे जब आएगी तब भी इसके अंदर पानी मौजूद होगा, इस वाली पोजीशन के ऊपर भी इसके अंदर जो पानी मौजूद होगा,
लेकिन पानी नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं या फिर जो पानी है इसको दीवार के साथ इस तरह से चिपका के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे भी यही होता है कि जितने भी बंदे होते हैं वो यहाँ पे एज अ पार्टिकल जो है मौजूद होते हैं, पार्टिकल के तौर पे जो है यहाँ पे बैठे हुए होते हैं। और जब इसको हम लोग स्पिन करवाना स्टार्ट करते हैं तो ये जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इनको दीवार के साथ चिपका देती है। और वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आपके पास जो है वो एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स इनको मिल रही होती है। मतलब वही जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी वैल्यू हम लोग इतनी रखते हैं कि जो एक्सेलरेशन या फिर जितनी फोर्स इनके ऊपर लग रही होती है इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन के ऊपर, जो इन्हें जो है वो इस तरह से दीवार के साथ चिपका के रखती है, उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, फिर जी जो प्रोड्यूस होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की ही वैल्यू दे रही होती है। और इसलिए सारे के सारे जो है वो बिल्कुल इस तरह से एक्ट कर रहे होते हैं जैसे कि वो अर्थ के ऊपर मौजूद है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब अगर जो है वो हम लोग डेरिवेशन के ऊपर जाएं कि डेरिवेशन जो है वो क्या है, मतलब अगर 9.8 मीटर पर सेकेंड की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है हम लोगों को इन्हें देनी है तो कितनी स्पीड से हम लोग जो है वो सैटेलाइट को घुमाएं, कितनी स्पीड से हम लोग सैटेलाइट को घुमाएं। क्या पता ये आपका जो है न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी आ जाए कि हमें जो है वो सैटेलाइट के अंदर या स्पेसक्राफ्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो इतनी देनी है, ठीक है, कि बंदे जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो एक्सपीरियंस करें। तो बताओ इसको हम लोग कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो घुमाएं। तो उसकी एक जो है यहाँ पे छोटी सी डेरिवेशन है। और डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि आफ्टर स्पिनिंग द स्पेसक्राफ्ट, जब आप स्पेसक्राफ्ट को जो है वो स्पिन करवाना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो हमें पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगी इस तरह से, और सेंट्रीफ्यूगल भी होगी, उसकी भी एक्सेलरेशन जो है वो उतनी होगी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? v²/r। और इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी है? 20 मीटर की, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर की है। और ये जो r है ये इसका रेडियस है। मतलब जब ये सर्कल के अंदर मूव करना स्टार्ट करेगी तो ये जो आपके पास पॉइंट होगा ये आपके पास जो है वो सेंटर बन जाएगा इस सर्कल का। फर्ज करो कि ये जो है वो आपके पास एक सर्कल जो है वो बन रहा है, इसके घूमने पे ये इसी सर्कल के अंदर जो इस तरह से स्पिन कर रही है, तो ये क्या होगा? ये सेंटर होगा इसका। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेडियस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा फिर आपके पास? रेडियस। तो कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख भी दो कि r जो है वो आपके पास 10 मीटर है। टोटल लेंथ इसकी कितनी है? 20 मीटर की है। रेडियस कितना होगा? हाफ, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो होगा डिस्टेंस उसे हम लोग रेडियस बोलते हैं, और वो कितना है? 10 मीटर है। अच्छा, तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें फिर लिखना चाहें तो वो यहाँ पे इस तरह से होगा। ये v क्या है? वो वेलोसिटी के जिस वेलोसिटी से ये जो हमारे पास स्पेसक्राफ्ट है या फिर ये वाली जो आपके पास चीज़ है ये घूम रही है, जिस वेलोसिटी के साथ ये घूम रही है v वो है, या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहाँ पे लिख भी दो कि v जो है वो यहाँ पे हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है और r जो है वो हमारे पास यहाँ पे रेडियस है इस स्पेसक्राफ्ट का। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने v का एक रिलेशन पढ़ा था, वेलोसिटी का एक रिलेशन पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 के अंदर, कि v जो होता है वो आपके पास r ओमेगा के बराबर होता है। और यहाँ पे जो r है वो कैपिटल R हम लोगों ने यूज़ किया हुआ, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल R लगा देंगे। चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये रिलेशन हमने पढ़ा था कि लीनियर वेलोसिटी जो है वो r टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होती है। अब अगर इसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम लोग पुट करें तो AC किसके बराबर आएगी? v की जगह पे r ओमेगा आ जाएगा, यानी कि r का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि v के ऊपर भी स्क्वायर था तो स्क्वायर जब गिरेगा तो दोनों के ऊपर आ जाएगा। और नीचे जो है आपके पास r, इस r से ये स्क्वायर कैंसिल होगा और फाइनल जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? r टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम लोग ओमेगा की वैल्यू भी लिखें तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होती है? थीटा अपॉन टाइम। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। और एंगुलर वेलोसिटी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम लोग? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ये वाला फार्मूला भी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा था। और अब अगर हम लोग ये कंसीडर करें कि ये एक जो है वो चक्कर कंप्लीट कर रही है, तो एक कंप्लीट चक्कर के अंदर कितने जो है वो कितना आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है? 2 पाई। ये भी हम लोगों को पता है।
तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2 पाई। और एक साइकिल कंप्लीट कर रही है अगर ये वाली आपके पास स्पेस क्राफ्ट, तो जो टाइम है वो आपके पास कैपिटल टी आएगा, यानी कि टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होता है कि वो वाला टाइम कि जिसके अंदर एक कोई भी बॉडी अपना एक जो है वो कंप्लीट साइकिल जो है वो कंप्लीट कर रही है, ठीक है। तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी एक रेवोल्यूशन के लिए। ओमेगा की वैल्यू ये वाली हम लोग जो है वो डालेंगे इस वाली इक्वेशन के अंदर, तो ये इक्वेशन मज़ीद क्या बन जाएगी, कैपिटल आर और ओमेगा की जगह पे 2 पाई अपॉन जो आपके पास कैपिटल टी और इसका स्क्वायर इन सब पे गिराओ तो कैपिटल आर 2 का स्क्वायर जो आपके पास 4 बन जाएगा, पाई का स्क्वायर जब स्क्वायर गिरेगा तो पाई स्क्वायर और अपॉन जो है आपके पास टी का स्क्वायर। अब एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपके पास किसके बराबर होती है, 1 अपॉन टी के, ठीक है। 1 अपॉन टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग जो है वो म्यू से भी डिनोट करते हैं, काफ़ी सारे नोट्स के अंदर इस तरह से म्यू से भी डिनोट हुआ भाई, या फिर आप एफ भी लिख सकते हो, तो 1 अपॉन टी। अब इस वाली इक्वेशन के अंदर अगर हम लोग ये वाली वैल्यू डालें तो ए सी इज इक्वल्स टू कैपिटल आर 4 पाई स्क्वायर और 1 अपॉन टी की जगह पे हम लोग डाल रहे हैं एफ या फिर म्यू, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें जो है वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, कि हम लोग कितनी फ्रीक्वेंसी से इसको घुमाएं कि हमें जो है वो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मिले। तो इसलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी को जो है वो अलग करेंगे, फ्रीक्वेंसी अपनी जगह पे रहेगी, बाकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ की डिवाइड हो जाएंगी। तो ए सी अपनी जगह पे रहेगा, आर और 4 और पाई स्क्वायर जो है इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया, ये जो म्यू है ये अपनी जगह पे है, ये वाली जितनी भी चीज़ें हमने इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करवाई हैं तो ये यहाँ पे जाके ए सी से डिवाइड हो गई हैं और इसके ऊपर जो है आपके पास स्क्वायर है। अब हमें जो है वो सिर्फ म्यू की वैल्यू चाहिए, यानी कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हम लोग रूट लेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ रूट लेंगे तो म्यू से जो है वो रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर ये जो इसके ऊपर स्क्वायर था रूट उसको कैंसिल कर देगा, और ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास रूट के अंदर चली जाएगी इस तरह से, ठीक है। दोनों तरफ रूट लिया, इस स्क्वायर ने जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया और इसके ऊपर जो है आपके पास फाइनली रूट आ गया। तो ये फार्मूला है हमारे पास ये पता करने का कि कितनी फ्रीक्वेंसी से हम लोग जो है वो स्पेस क्राफ्ट को घुमाएं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 है। अब हमें पता है कि जो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, ठीक है, वो जी के बराबर चाहिए जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और जो आर की वैल्यू है यहाँ पे वो आपके पास कितनी है 10 मीटर, जो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो लिखी थी कि 20 मीटर जो इसकी कंप्लीट हाइट है। और अगर हम लोग यहाँ से देखें तो आर जो है वो कितना आएगा, आर इसका आधा होगा तो वो 10 मीटर होगा। तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ जब हम लोग इसके अंदर डालेंगे, इस वाली इक्वेशन के अंदर डालेंगे, तो हमें फाइनली ये पता लग जाएगा कि कितनी वेलोसिटी से हम लोग इसको घुमाएं, कितनी फ्रीक्वेंसी से हम लोग इसको घुमाएं इस स्पेस क्राफ्ट को कि हमारे पास जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन हमें मिले। तो म्यू, और यहाँ पे हम लोग बता भी देते हैं कि वी वांट एक्सेलरेशन टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ताकि जितने भी इसके अंदर बंदे जो है वो या फिर एस्ट्रोनॉट्स हैं या फिर जितने साइंटिस्ट हैं वो 9.8 मीटर पर सेकेंड इसकी स्क्वायर की एक्सेलरेशन को जो है वो एक्सपीरियंस करें। तो इसलिए हम लोग इसके अंदर पुट कर रहे हैं ए सी की जगह पे 9.8, ठीक है 9.8, और आर की जगह पे जो आपके पास 10, 4 जो है वो एक कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है 3.142 और इसका स्क्वायर। और इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, म्यू का जो आंसर आ रहा है यानी कि फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास कितनी आ रही है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेटर में जब आप लोग डाल के सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगी 0.158, और इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। या तो यूँ, या तो अगर आपको मिनट्स के अंदर बतानी है तो इसे जो है वो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.158 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9.5 रेवोल्यूशंस पर मिनट, रेवोल्यूशंस पर मिनट। और यही आंसर जो है वो हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये हमारे पास आंसर है या तो इस तरह से बताओ या तो इस तरह से बताओ कि अगर आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन चाहिए कि वो इसके अंदर जनरेट हो, ये क्या है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, इस तरफ जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो है वो इस तरफ जनरेट होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रही है जो हमारे पास यहाँ पे एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स इन इंसानों के लिए, इन एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो है वो काम कर रही होगी, उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होगी, जाहिर सी बात है वो भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो इतनी एक्सेलरेशन के लिए हमें इस
स्पेसक्राफ्ट को कितनी फ्रीक्वेंसी से घुमाना पड़ेगा, 1 सेकेंड के अंदर 0.158 रेवोल्यूशन देने पड़ेंगे, या फिर 1 मिनट के अंदर 9.5 चक्कर, 9.5 रेवोल्यूशन 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर अगर ये वाला जो स्पेसक्राफ्ट है जिसकी लेंथ 20 मीटर है, फिर जिसका जो रेडियस है वो 10 मीटर का है, अगर वो 9.5 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है, ठीक है, 1 मिनट के अंदर, तो इस वाले स्पेसक्राफ्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमारे पास वही एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे अर्थ के ऊपर फील कर रहे होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जितने भी एस्ट्रोनॉट होंगे, जितने भी साइंटिस्ट होंगे, या फिर जितने भी लोग होंगे, वो अपनी डेली रूटीन के जितने भी काम है वो आसानी से वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ जो हमारे पास थ्योरी थी इस चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन की, वो हम लोगों ने आज की वीडियो के साथ जो है वो ख़त्म कर ली, और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इस चैप्टर के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।